चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 5 जिसका क्या नाम है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक है, यूक्लिड्स जी के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें, और उन्होंने क्या स्टडी की है ज्योमेट्री की वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ज्योमेट्री। ये वर्ड आया कहाँ से, कैसे बना है ये वर्ड? ये वर्ड बना है जियो प्लस मेट्रॉन, ये 2 वर्ड से मिलकर ये ज्योमेट्री बना है। अब जियो मीन्स क्या होता है? जियो मीन्स होता है अर्थ। क्या होता है? अर्थ। और मेट्रॉन मीन्स क्या होता है? मेजरमेंट। मेजरमेंट। ठीक है, तो ज्योमेट्री मतलब क्या हुआ? अर्थ का मेजरमेंट। अब अर्थ क्या है? एक सरफेस है, एक प्लेन है, तो एक प्लेन के मेजरमेंट, एक प्लेन की स्टडी किसने की है? यूक्लिड जी ने की है। तो उनकी स्टडी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए स्टडी स्टार्ट कहाँ से हुई थी। तो सबसे पहले पर्सन्स कौन थे? इजिप्शियंस थे, जिन्होंने ये सरफेस की स्टडी सबसे पहले स्टार्ट की। उनको इसमें इंटरेस्ट आया जब इजिप्शियन ने ये स्टडी स्टार्ट की कि सरफेस क्या होता है, कैसा होता है, कितने डायमेंशंस होता है, इसका हम मेज़रमेंट कैसे लें, इसका एरिया कैसे फाइंड करें, ये सब की स्टडी में इजिप्शियंस लग गए। अब इजिप्शियन की जो स्टडी है ये कहाँ पास हो गई? फिर ग्रीस के लोगों के पास हो गई। फिर ग्रीक्स लोगों ने ये इस पर स्टडी स्टार्ट कर दी। अब आपने नाम सुने होंगे थेल्स, पाइथागोरस, बहुत अच्छे हमारे फेमस मैथमेटिशियंस हैं जिन्होंने अच्छी अच्छी थ्योरम्स देके हमें इस प्लेन की स्टडी के बारे में बताया। उन्होंने सर्कल के बारे में बताया, ट्रायंगल्स के बारे में बताया। तो ये सभी स्टडी आई कहाँ से? ये इजिप्शियन से पास हुई ग्रीस के लोगों के पास। तो ये जो हमारे यूक्लिड जी हैं ये भी हमारे ग्रीक हैं। आर्किमिडीज़ ने हमारी पाई के बारे में बताया था, पाई की वैल्यू कितनी होती है। तो ये हमारे कौन कहलाते हैं? आर्किमिडीज़ हमारे फादर ऑफ मैथमेटिशियन। ये भी कहाँ से थे? ग्रीस से थे। तो काफ़ी अच्छे अच्छे मैथमेटिशियंस हमारे कहाँ से बिलोंग करते हैं? ग्रीस से। तो ये हमारे जो ग्रीक मैथमेटिशियन थे उनमें से एक हमारे थे यूक्लिड जी। अब यूक्लिड जी ने भी यही स्टडी की किसके बारे में? प्लेन सरफेस के बारे में और उसके मेज़रमेंट के बारे में उन्होंने भी यही स्टडी की। चलिए तो यहाँ पर पढ़ते हैं उन्होंने क्या बताया, उनका मेन स्टडी में क्या फोकस था। उन्होंने बताया कि जब हम कोई भी थ्योरम प्रूव करते हैं तो हम उसको कुछ स्टेटमेंट को डिड्यूस करके उसको डायरेक्ट हम प्रूव कर सकते हैं। नहीं समझ आया ना? चलिए मैं आपको बताती हूँ। यूक्लिड जी ने हमें कुछ एक्सियम्स बताए। अब एक्सियम क्या होते हैं? एक्सियम होते हैं ऐसे स्टेटमेंट जिन्हें बिना प्रूफ किए हमने बता दिया कि भाई वो सही हैं। अब स्टेटमेंट क्या होते हैं? चलिए स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारा स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट एक ऐसे सेंटेंस जिनको हम डिफ़ाइन करते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। एक ऐसे सेंटेंस जिन्हें हम डिफ़ाइन करते हैं ट्रू एंड फॉल्स में। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैथ्स में स्टेटमेंट बोला जाता है, सेंटेंस नहीं बोला जाता है। तो डिफरेंस समझ आना चाहिए, सेंटेंस क्या होते हैं और स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एक्सियम, जो हमारे किसने बताई एक्सियम? यूक्लिड मैथमेटिशियन ने। अब इन्होंने ये क्या होता है एक्सियम? एक्सियम एक ऐसे फैक्ट्स, ऐसे स्टेटमेंट को उन्होंने बोला भाई ये तो बेसिक फैक्ट्स हैं, इनको आप टेकन फॉर ग्रांटेड रखो, बिना किसी प्रूफ के आंख बंद करे इन्हें सच मान लो। समझ गए? तो बेसिक फैक्ट्स, ठीक है, जिन्हें हमें, जो हमने कैसे विदाउट प्रूफ हमें सच ही माननी है। ठीक है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ। क्या? हमारा सन कहाँ से निकलता है? ईस्ट से निकलता है। ठीक है, और जाता कहाँ है? वेस्ट में डूबता है। तो अब आप ये कहो कि भाई इसका तो हमें प्रूफ दो, तो आप प्रूफ नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब जो यूनिवर्सल ट्रूथ है हम उसे झुठला भी नहीं सकते हैं, और हम ये भी नहीं कह सकते नहीं भाई तुम झूठ बोल रहे हो। ठीक है, अगर आपके कोई कॉन्ट्राडिक्ट में आता है कि भाई तू इसको प्रूफ कर, तो प्रूफ नहीं कर सकते तो चलो आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट में ले आओ, आप उसको ये बताओ कि नहीं तू जो कह रहा है वो गलत है।
ठीक है, यही हम इनमें करते हैं। मैथ्स में थ्योरम्स में भी ऐसे ही होता है, हमारी कुछ थ्योरम्स ऐसी होती हैं, अगर हम उन्हें डायरेक्टली प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं तो हम उन्हें कॉन्ट्राडिक्ट से प्रूफ करते हैं। क्या कि जो थ्योरम कह रही है ना उसे हम गलत साबित करते हैं। तो हम दोनों तरह से वो बातों को हम फैक्ट बता देते हैं। बस यहाँ पे अब हमारा क्या वर्ड है, एक्सियम। एक्सियम का मतलब समझ गए। एक्सियम क्या डेफिनेशन है, ऐसे बेसिक फैक्ट्स जिन्हें हम टेकन फॉर ग्रांटेड रखते हैं, जिन्हें हम बिना किसी प्रूफ के हम कह देते हैं भाई ये तो सच है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हमारे यूक्लिड जी ने और क्या नाम दिया, पोस्टुलेट। पोस्टुलेट, पोस्टुलेट क्या होते हैं, अब पोस्टुलेट भी यही होते हैं, बेसिक फैक्ट ही होते हैं। पोस्टुलेट भी बेसिक फैक्ट होते हैं जिन्हें हम टेकन फॉर ग्रांटेड रखते हैं, जिन्हें हम टेकन फॉर ग्रांटेड रखते हैं और बिना प्रूफ के उन्हें हम सच मान लेते हैं। अब आप कहो, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि मैडम जब एक्सियम नाम ले लिया तो आप पोस्टुलेट क्यों बोल रहे हो, एक ही से काम चल तो रहा है। नहीं, थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, एक्सियम जो है जो किसी भी स्टेटमेंट के लिए बोला जा रहा है, कोई भी जैसे बिहेवियर में कोई स्टेटमेंट, जैसे मैंने अभी सन का एग्जांपल दिया, ठीक है, ऐसे क्या कहते हैं, पोस्टुलेट। अब पोस्टुलेट क्या होते हैं, पोस्टुलेट वर्ड उन स्टेटमेंट को बोला गया है जो किस में यूज़ हो रहे हैं, ज्योमेट्री में यूज़ हो रहे हैं। जो फैक्ट्स यूज इन ज्योमेट्री में जो फैक्ट्स यूज़ हो रहे हैं बिना किसी प्रूफ के, उनको हम क्या बोल रहे हैं, पोस्टुलेट। इतना क्लियर है। एक्सियम्स क्या होते हैं, पोस्टुलेट क्या होते हैं। एक्सियम को पोस्टुलेट कह सकते हैं, ऐसा कोई ऐसा मतलब नहीं है कि भाई एक्सियम अलग है पोस्टुलेट अलग है, नहीं, उनका मीनिंग तो सेम है ना, उनका मीनिंग सेम है। एक्सियम किसको कह रहे हैं, ऐसे स्टेटमेंट जो बिना किसी प्रूफ के हम उन्हें सच बोल रहे हैं। अब मुझे एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि जो यूक्लिड जी हैं इन्होंने एक्सियम क्यों बताए, क्या ज़रूरत पड़ रही है। भाई ज़रूरत पड़ रही है क्या, कि हम जब कोई थ्योरम प्रूव करते हैं तो हम आगे जो हमारे 6 चैप्टर आएगा, 7 चैप्टर आएगा, हम 10th में भी पढ़ेंगे थ्योरम्स काफ़ी। तो जो थ्योरम्स हैं, कुछ थ्योरम्स को हम डायरेक्टली बेसिक फैक्ट्स के अकॉर्डिंग हम उन्हें डिड्यूस मतलब कम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जैसे कोई थ्योरम प्रूफ कर रहे हैं तो उस थ्योरम में हम वो एक्सियम अप्लाई करके उस थ्योरम को बता सकते हैं कि भाई वो एक्सियम यहाँ पर फॉलो हो रहा है, तो वो एक्सियम के अकॉर्डिंग ये हमारा थ्योरम जो है वो प्रूफ हो रही है। समझ आ गया। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम एक्सियम्स और पोस्टुलेट के बारे में। कौन कौन से एक्सियम्स बताए, कौन कौन से पोस्टुलेट बताए और कौन कौन से ऐसी अनडिफाइंड टर्म्स बताई यूक्लिड जी ने, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एक्सियम्स, कौन कौन से यूक्लिड जी ने हमारे एक्सियम्स दिए हैं उनको हम पढ़ते जाते हैं। द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। फर्स्ट एक्सियम क्या है, द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। अब ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आप कहोगे हाँ ये तो सच है ना, क्या कि जो पूरा पार्ट है, जो पूरा होल है, वो किससे बड़ा होगा, उसी के कुछ पार्ट से। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम कौन सा लेते हैं, पिज़्ज़ा का लेते हैं। ठीक है, पिज़्ज़ा लिया हमने, अभी तो पूरा होल है, जैसा उसने दिया है पूरा सर्कल क्या होता है, होल होता है। ठीक है, सर्कल शेप में है, पूरा है। अब हमने उसके क्या कर दिए, 8 पार्ट कर दिए। हमने उसका क्या किया, 8 पार्ट कर दिए। अब 8 में से एक पार्ट मैंने हटा दिया, कितने बचे, 7 पार्ट। तो जब हम उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, वो कितना बचा, 7/8। और होल कितना होता है, 1 होता है, होल 1 होता है। अभी कितना बचा, वो 7/8। और जो पार्ट है वो पार्ट को हम क्या बोलते हैं, 1/8 बोलते हैं। अब देखो, अब ये स्टेटमेंट पढ़ो, ये इसको फॉलो कर रहा है या नहीं वो हम देखते हैं। होल इज़ ग्रेटर, होल क्या है, बड़ा है, किससे, उसके पार्ट से। पार्ट क्या है उसका, 1/8। होल कितना है, 1, तो कौन सा नंबर बड़ा है, 1, तो 1 होल है ना, होल क्या है, बड़ा है किससे, उसके ही पार्ट से। आगे समझ में। अब एक एग्जांपल और ले लेती हूँ मैं, जैसे एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल को मैंने
टू पार्ट में डिवाइड कर दिया। सर्कल को मैंने टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। सर्कल को मैंने दो सेमी सर्कल बना दिए, दो सेमी सर्कल बना दिए। अब मैं इसको थोड़ा सा अलग बना लेती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आधा सर्कल और ये था पूरा सर्कल। अब फिगर देखने में पता चल रहा है ना कि बड़ा कौन सा है, किसका एरिया ज़्यादा है, ये छोटा है ये बड़ा है। तो ये स्टेटमेंट इसको भी फॉलो कर रहा है, समझ आ गया। बस एक्सियम यूक्लिड जी ने क्या बोला है, एक्सियम को वो डिफाइन किससे कर रहे हैं, एग्जाम्पल से। वो जितने एग्जाम्पल दे रहे हैं वो सारे एग्जाम्पल इन स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा कोई एग्जाम्पल उनको नहीं मिला कि वो इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो कि नहीं भाई यहाँ पे आपका एग्जाम्पल गलत हो रहा है, नहीं। तो इसीलिए यूक्लिड जी ने जो एक्सियम दिए, ये सारे एक्सियम उन्होंने किससे डिफाइन किए, कई सारे एग्जाम्पल से डिफाइन किए। सारे एग्जाम्पल्स डिफाइन कर भी रहे हैं एक्सियम्स को। फर्स्ट फॉलो हो गया। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या कहता है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग। थिंग्स ऐसी चीज़ें जो किसके इक्वल हों, जो विच आर डबल हों, किसके, सेम थिंग के। कोई भी सेम थिंग मतलब सपोज मैंने लिखा 2a = b, ठीक है। और एक और ले लिया मैंने 2c = b। क्या किया मैंने, दो सेम थिंग, ये हमारी हो गई सेम थिंग। अब इसके डबल के इक्वल a है, ठीक है, और c का डबल किसके इक्वल है, b के। तो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि वो सेम थिंग के इक्वल है ना, उसके डबल, तो वो आपस में भी इक्वल होंगे हमें भी दिख रहा है। क्यों, क्योंकि 2a जो है वो b के इक्वल है, 2c जो है वो b के इक्वल है। तो यहाँ से दोनों इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा जो 2a है वो 2c के इक्वल है ना। तो यहाँ से a = c आ गया, तो वो भी हमारे इक्वल हो गए। बस ये स्टेटमेंट ये कह रहा है। ये हम मैथ्स में, अर्थमेटिक में और अलजेब्रिक में हम यही सब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम्स यहीं से आए हैं, इनके अकॉर्डिंग ही हम इन इक्वेशंस को फॉलो करते हैं। सेकंड समझ आ गया। सिमिलरली हमारा थर्ड है, बस हाफ कर देना है। सिमिलरली क्या कर देना है, थर्ड वाले में हाफ कर देना है। तो सेम बात ही आ गई ना, क्या कि कोई सेम चीज़ है और उनका हाफ जो है, सेम चीज़ है, उनके हाफ जो हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। समझ आ गया, डबल इक्वल है तो हाफ भी इक्वल होंगे। क्लियर है। अब देखिए थर्ड हो गया क्लियर। अब फोर्थ पढ़ते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स। सेम चीज़ आ गई है, सेम चीज़ आ गई है। देखो मैंने यूँ ही रब कर दिया, मैं बता देती हूँ। सेम चीज़ आ गई, क्या, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग। कोई ऐसी चीज़ है जो सेम थिंग के इक्वल हैं, जैसे a = b और c = b। a भी b के इक्वल है, c भी b के इक्वल है। तो क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट कि जो दो वैल्यूज़ हैं जो b के इक्वल हैं, नंबर्स, वो आपस में भी इक्वल होंगे, दे आर इक्वल टू वन अनदर। तो यहाँ से इन दोनों से वी कैन से दैट a = c। क्या समझ में आ रहा है। देखो तीन स्टेटमेंट, तो तीन एग्जाम तो ऐसे ही याद हो जाएंगे। एग्जाम हमें इस चैप्टर में लर्न करने पड़ेंगे। आपको डायरेक्ट एग्जाम पूछे जाते हैं कि आप एग्जाम लिखिए, ठीक है। फर्स्ट तो बहुत इजी है, द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट, ठीक है। मैं क्योंकि हम बिहेवियर में भी ये स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं तो हम इजीली याद हो जाएगा। अब जो ये तीन हैं, ये तीन एक जैसे हैं, क्या कि कौन सी, थिंग्स विच आर डबल टू सेम थिंग्स, और कौन सी, थिंग्स विच आर हाफ टू सेम थिंग, और कौन सी, वे इक्वल टू सेम थिंग्स। तो ये जो थिंग्स हैं ये आपस में भी विच आर इक्वल टू वन अनादर, विच आर इक्वल टू वन अनादर, इक्वल टू वन अनादर। कौन कौन सी, जो डबल होंगी सेम थिंग से वो भी इक्वल होंगी, जो हाफ होंगी सेम थिंग से वो भी इक्वल होंगी, और जो आपस में इक्वल होंगी वो भी इक्वल होंगी। आपस में मतलब जो सेम थिंग से इक्वल होंगी, ठीक है। अब जब वो इक्वल यही हैं तो इनका हाफ कर लो चाहे डबल कर लो, वो आपस में इक्वल ही रहेंगी। तो ये तीन एग्जाम याद हो गई होंगी अच्छे से, ठीक है। अब लास्ट की देखते हैं। थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अब कोइंसाइड मतलब क्या होता है, कोइंसाइड का मतलब ये होता है, अब मेरे ये एक हाथ है और एक ये हाथ है, ये एक हाथ को इस हाथ ने कोइंसाइड कर लिया, ठीक है। अपने अंदर समाहित कर लेना मतलब कोइंसाइड कर लेना। आया समझ में। तो कोइंसाइड मतलब इक्वली होता है, कोइंसाइड मतलब क्या होता है, इक्वली होता है। तो
थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कोई चीज़ें आपस में एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही हैं, जैसे मेरे हाथ का ही देख लो, कोइंसाइड कर रही हैं, तो ये आपस में इक्वल है ना, तभी तो कर रहे हैं ना कोइंसाइड, इसीलिए कर रहे हैं। अगर मेरा एक उंगली एक्स्ट्रा होती तो वो उसमें ऐसे दिखती तो ये कोइंसाइड नहीं कर पा रहा था ना, तो ये इक्वल नहीं होते। कोई भी दो चीज़ें ले लो, ये पेन है, अब ये पेन के मैंने इधर एक पेन लगा दिया तो ये इसने इसको कोइंसाइड कर लिया, क्योंकि सेम पेन है, सेम साइज़ के पेन है, तो ये आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए, इक्वल है इसीलिए कोइंसाइड हुए। ये स्टेटमेंट समझ में आया। थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर, जो भी थिंग्स एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी वो थिंग्स डेफिनेटली एक दूसरे के इक्वल होंगी। क्लियर है। अब चलिए 6 पढ़ते हैं हम। 6 क्या कह रहा है, इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स। क्या कोई नंबर्स ऐसे हैं जो आपस में ऑलरेडी इक्वल्स हैं, जैसे a इक्वल टू बी, ठीक है, a b के इक्वल है, और एक और इक्वल है c इक्वल टू d। ये दो अलग अलग इक्वेशन है, जिसमें एक इक्वेशन कह रही है a b के इक्वल है, दूसरे में c d के इक्वल है। तो इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, उनको किससे ऐड कर दें, जो और इक्वल्स हैं जी, ये आपस में इक्वल है, ये आपस में इक्वल है, अब इनको ऐड कर दो। तो इनको जब ऐड करेंगे तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि उनका जो एडिशन है, जो होल है, वो भी आपस में इक्वल होगा। ये भी हम अलजेब्रिक में, अर्थमेटिक मैथ्स में हम ये सब करते हैं। क्या कि जब इक्वल्स होते हैं तो जब एडिशन पता है कैसे करते हैं, LHS ऐड करते हैं, RHS का ऐड करते हैं, तो वो ऑलवेज इक्वल होते हैं। वही हमारा एक एक्सियम है, ठीक है। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के लिए आ गया क्या कि जो ऑलरेडी इक्वल्स हैं और जो दूसरे इक्वल्स हैं वो कब इक्वल होंगे, जब उनको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर आ रहा है। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को मैं लूँ a माइनस सी b माइनस डी, तो इनका जो रिमाइंडर आएगा, जो भी वैल्यू आएगी और इसकी वैल्यू आएगी, वो भी आपस में इक्वल होगी। मुझे लगता है आपको एक्सियम बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और पक्का लर्न भी हो गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं पोस्टुलेट, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग पोस्टुलेट। अभी हमने एक्सियम्स पढ़ लिए, मैंने डिफरेंस भी बता दिया पोस्टुलेट और एक्सियम का। चलिए, यूक्लिड जी ने कुछ अनडिफाइंड टर्म्स दी हैं, उसको मैं पहले समझा देती हूँ, तभी हमारी पोस्टुलेट हमें समझ में आएंगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा अनडिफाइंड टर्म्स आता है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है, अब इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन किसी ने नहीं बताया है, तो इसको एक अनडिफाइंड टर्म्स में भी काउंट किया जाता है। अब यूक्लिड जी ने क्या बोला, यूक्लिड जी ने उसके एक एग्जाम्पल से बता दिया कि आप किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट को एक डॉट मार्क करते हो, कहाँ पर, किसी सरफेस पर। आप किसी भी सरफेस पर या किसी प्लेन पर कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट से या शार्प पेंसिल से एक मार्क डॉट करते हो, उसको डिफाइन कर दिया कि भाई ये एक पॉइंट है, ठीक है। तो इसको यूक्लिड जी ने पॉइंट से बताया। पॉइंट क्लियर है। इसको सिर्फ एक एग्जांपल से समझाया उन्होंने, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दी है। सेकंड आता है हमारा लाइन। लाइन क्या होता है, अब लाइन की भी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दी है। लाइन को इस तरह से कहा है कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन एंड अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। A line we can extend infinitely from both directions. सो ये सब किसने बताया हमें, यूक्लिड जी ने बताया। बट उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन की लाइन होती क्या है, उन्होंने बस एग्जांपल से कैसे बताया कि एक रूम के ऑपोजिट वॉल्स हैं, तो एक वॉल का एक कॉर्नर और दूसरी वॉल के एक कॉर्नर को जब आपस में जॉइंट कर रहे हैं तो वो क्या बन रही है, एक लाइन बन रही है, ठीक है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल से उन्होंने इसको डिफाइन किया। तो ये हमारा जो लाइन है, लाइन भी हमारा किस में आता है, अनडिफाइंड टर्म्स में आता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल इसका ले लूँ, बोर्ड मेरा सरफेस है, तो बोर्ड का एक कॉर्नर और दूसरी साइड के कॉर्नर, उन दोनों कॉर्नर्स के आपस में जब मिला रहे हैं तो एक लाइन डिफाइन हो रही है, एक लाइन ड्रॉ हो रही है, जिसे लाइन नाम से यूक्लिड जी ने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब बस ज्योमेट्री में उन्होंने क्या बताया, ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग लाइन को बताया कि लाइन को हम कहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हैं, इनफाइनाइट तक। इसीलिए लाइन में हमेशा बोथ जो पॉइंट्स हैं,
जो पॉइंट्स हैं उनको एरो से डिफाइन किया गया है ज्योमेट्री में। क्यों? एरो क्या डिफाइन करता है? एरो ये डिफाइन करता है कि इसका एंड नहीं है यहाँ पर, ये आगे भी इसको एक्सटेंड कर सकते हो। इस साइड एरो है तो आपको इस डायरेक्शन में भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। इसको किससे डिनोट किया गया है? लाइन से। क्लियर है? चलिए अब एंगल्स वगैरह है वो मैं आपको आगे समझाती हूँ। अब हम पोस्टुलेट पढ़ लेते हैं। चलिए फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है? अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू अदर पॉइंट। अब देखो उसको ब्रेक कर करके पढ़ो। क्या कह रहा है यूक्लिड जी? अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन, एक स्ट्रेट लाइन है, आप उसको कैसे ड्रॉ कर सकते हो? कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, कोई भी दूसरा पॉइंट पकड़ लो, दोनों को आपस में जॉइंट करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। कहीं से भी सरफेस पे बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है? तो पॉइंट हमने कहीं भी ले लिया, सपोज़ मैंने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट बना दिए। अब बहुत सारे पॉइंट हैं यहाँ पर, अब कोई भी दो पॉइंट आपस में ले लो। मैंने लिया एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को जोड़ने पर क्या बन गई हमारी? क्या ड्रॉ हो गई? स्ट्रेट लाइन। हो गया पोस्टुलेट प्रूफ। एक और देते हैं, एक पॉइंट मैंने ये लिया, एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ा तो मुझे क्या मिली? एक स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई मेरे से। तो वो यही कह रहे हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जोड़ने पर आपको क्या ड्रॉ हो जाएगी? आपकी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। क्लियर है? चलिए अब सेकंड पोस्टुलेट पढ़ते हैं। पोस्टुलेट साथ में याद भी करते चलना। सेकेंड पोस्टुलेट है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडिफाइनाइटली। टर्मिनेटेड लाइन, लाइन अभी हमने पढ़ी, टर्मिनेटेड लाइन है। क्यों? क्योंकि इसको हम बोथ डायरेक्शन से प्रोड्यूस कर सकते हैं इनफाइनाइट तक, कहीं तक भी, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो ये बात भी यहाँ पे प्रूफ हो रही है। क्या? अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडिफाइनाइटली। उसको कहाँ तक प्रोड्यूस कर सकते हैं हम? इनफाइनाइट तक, ठीक है? जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है वो इनफाइनाइट होता है। थर्ड पढ़ते हैं हम, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी सेंटर पॉइंट और एनी रेडियस। सर्कल बनाने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। क्या चाहिए? सर्कल हमें पता है, सर्कल बनाने के लिए हमें एक सेंटर चाहिए और उसकी रेडियस चाहिए। दो चीज़ें मिल जाएंगी तो हम वी कैन ड्रॉ अ सर्कल, ठीक है? यहाँ पे देखो, जैसे मैंने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है? कोई भी एक पॉइंट पकड़ लिया मैंने और उससे मैंने एक रेडियस मेज़र करके सर्कल बना लिया, फिर एक दूसरी रेडियस मेज़र करके सर्कल बना लिया, फिर एक और रेडियस मेज़र करके सर्कल बना लिया। तो मुझे क्या चाहिए? एक सेंटर पॉइंट चाहिए और एक रेडियस चाहिए। मैं कहीं पर भी वो सर्कल ड्रॉ कर सकती हूँ। कहाँ पर? प्लेन सरफेस पर, ठीक है? ये सरफेस स्टडी चल रही है, प्लेन स्टडी चल रही है। चलिए थर्ड याद हो गया। चलिए फोर्थ देखते हैं। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनादर। आई रिपीट, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनादर। अब उसके लिए हमें पता होना चाहिए राइट एंगल्स क्या होते हैं। राइट एंगल्स क्या होते हैं? राइट एंगल होता है हमारा 90 डिग्री। क्या होता है? कोई भी टू लाइन जब परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेंगी तो वो कौन सा एंगल फॉर्म करती है? राइट एंगल। कोई भी टू लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो दोनों एक एंगल फॉर्म बनाती हैं। वो कौन सा एंगल होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री को कहा जाता है राइट एंगल। क्या कहा जाता है? राइट एंगल। तो राइट एंगल तो भाई फिक्स है ना, 90 डिग्री है तो फिक्स्ड वैल्यू तो सब इक्वल ही रहेगी। तो क्या बोल रहा है स्टेटमेंट? प्रूफ सही है। दिख रहा है हमें क्या? ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनादर। अब किसी भी ट्राइंगल में अगर राइट एंगल है तो वो सारे राइट एंगल आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्लियर है? चलिए अब हमारा लास्ट पोस्टुलेट है, देखने में बड़ा है, डरना नहीं, बहुत ईजी है, उसको ना ब्रेक करके पढ़ना। देखो अब पोस्टुलेट क्या कह रहा है? एक स्ट्रेट लाइन है, वो फॉल्स हो रही है, मतलब गिर रही है। किस पर गिर रही है? टू स्ट्रेट लाइन पर। अब जो टू स्ट्रेट लाइन है उसने ऐसा नहीं दिया है कि ये लाइन पैरेलल्स हैं। पैरेलल, अब पैरेलल वर्ड कहाँ से आ गया? पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? पैरेलल लाइंस कौन सी? वो होती हैं जिनका कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होता। अब इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है सब समझा देती हूँ मैं। देखो अभी एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। मेरा मेन पर्पज़ है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो मैंने सिर्फ इन चैप्टर्स में आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाया है। एक्सरसाइज के लिए मैंने अलग प्लेलिस्ट बनाई है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट